हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक बार फिर से आज क्लास 12 के मैथ्स का कैलकुलस का टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम इंटीग्रेशन फाइंड करने का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इस लेक्चर में डिस्क्राइब करके बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड करने के और भी बहुत सारे मेथड्स का लेक्चर्स इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड करने के और भी मेथड्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे इन सारे लेक्चर्स को देखें और ये सारे लेक्चर्स के लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने के जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब आसानी से समझ में आएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर को भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक आखिरी तक बिना स्किप करके देखना, ताकि आपको आज के इंटीग्रेशन फाइंड करने का जो मेथड इस लेक्चर में बताया जाएगा वो भी आप बिल्कुल आसानी से सीख पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस एक और प्यारे से लेक्चर को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस मेथड को यूज किया जाता है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए तब जब इंटीग्रांड दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। मतलब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है, f(x) इंटू जी एक्स, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन और ये दोनों के बीच प्रोडक्ट है। तो जब दो फंक्शन के बीच प्रोडक्ट होता है तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसको यूज किया जाता है और उस फार्मूला को यूज करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होता है जिसको आप अप्लाई करके इस फॉर्म में जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सामने में होगा तो उसको सॉल्व किया जा सकेगा। तो हम यहाँ पर वो फार्मूला लिखेंगे, साथ ही साथ उस फार्मूला को हम यहाँ पर डिराइव करके भी बताएंगे कि यह फार्मूला कैसे आता है और साथ ही साथ वह कौन सा टेक्निक्स है जब हम इस फार्मूला में उसको यूज़ करेंगे ताकि आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएँ, वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इसका इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ कौन फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का होता है। तो अगर हम यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन g(x), इस तरह से दिया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल है इस तरह से x इंटू cos x, या हो सकता है यहाँ पर x² इंटू e की पावर x, या हो सकता है x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और दोनों फंक्शन अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे x ये पॉलिनोमियल हो गया या अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। यहाँ पर x² अगेन अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो फंक्शन का जब भी प्रोडक्ट होगा तो दोनों फंक्शन अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग होता है, तभी यहाँ पर यह फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। उसमें भी यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट में यहाँ पर एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर f(x) को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें और g(x) को सेकेंड, तो यहाँ पर f(x) इंटू g(x) इसका इंटीग्रेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वह कुछ इस तरह का होता है। जिस फंक्शन को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेकर चल रहे हैं उसके सबसे पहले हमें बाहर कर देना है, मतलब f(x) बाहर होगा इंटू इंटीग्रेशन यहाँ पर अब सेकेंड फंक्शन का होगा, उसके बाद माइनस फिर इंटीग्रेशन और उस इंटीग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन बाहर था अब उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब f(x) इंटू जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है वह इस इंटीग्रेशन के अंडर, मतलब इस इंटीग्रेशन के अंडर में फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर dx लगाएंगे। तो ये dx इस इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए है और यहाँ पर यह dx इस इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए है। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर इंटीग्रल दिया जाता है तो उसको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है, जिसमें दो फंक्शन में से सबसे पहले
कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ये डिसाइड करने का कुछ खास टेक्निक्स होता है जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बट ये फार्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो हम डिसाइड करेंगे उसको बाहर रखेंगे, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर तुरंत उसके बाद साइन माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन होगा, और उस इंटीग्रेशन के अंडर फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा, जिसमें पहला फंक्शन जो बाहर था फर्स्ट बार उसका डिफ्रेंशिएशन होगा इनटू दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और उसे इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं बताएंगे फिर तब तक आपको यह अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को यहाँ पर डिराइव करके बताते हैं कि यह फार्मूला यह आया कैसे, ठीक है। ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन में यह फार्मूला कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जाने लगा है। तो ये फार्मूला यह फार्मूला कैसे होता है यह भी एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के बुक्स में इसका यह फार्मूला कैसे आया है यह बताया गया है। अब चूँकि एनसीईआरटी का बुक ही आपका मेन कोर्स का बुक होता है, तो यह फार्मूला एज ए क्वेश्चन एग्जामिनेशन, खास करके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो क्यों ना हम इसका यह फार्मूला यह जो होता है यह कैसे आया, सबसे पहले इसी को सीख लेते हैं। बाद में इसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू आप बिना स्किप करके देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। u एंड v दो फंक्शन है सेम सिंगल वेरिएबल x में, ठीक है, और टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल x, ठीक है। ये हम एज्यूम कर लिए u एंड v दो फंक्शन है, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दोनों के दोनों सेम वेरिएबल x में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर d u इंटू v इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल से यहाँ पर u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन du बाय dx इंटू v प्लस dv बाय dx इंटू u, ठीक है। दो फंक्शन यहाँ पर u और v दोनों सिंगल वेरिएबल x में है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले u को डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन v को डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में इंटू u, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू v यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए, तो इधर ये सिंगल टर्म है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा, और इस साइड हमारे पास दो टर्म है तो दोनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से अब हो जाएगा du बाई dx इंटू v dx, ये इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अब दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा dv बाई dx इंटू u dx, ठीक है। अब एक फार्मूला हम आपको बताए हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, यह जो फंक्शन है वही हो जाता है f(x), और इंटीग्रेशन हुआ है तो प्लस c लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया गया है, तो यहाँ पर इस साइड में आंसर क्या हो जाएगा, u इंटू v, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे u इंटू v, प्लस सी नहीं लिखेंगे चूँकि इधर भी तो इंटीग्रेशन करना है, तो प्लस सी हम लास्ट में लगा देंगे, लास्ट में सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे du बाय dx इंटू v dx dv बाय dx इंटू u dx, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक को इधर ले आएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा हमारे सामने,
इसमें से एक टर्म को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो देयरफॉर पहले से u इंटू भी इधर है, u इंटू भी, ये टर्म प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई, या इस टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, इस टर्म को इधर ले आते हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू भी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर u को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि u और v दोनों का दोनों फंक्शन है सेम वेरिएबल x में, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू एफ एक्स एंड v नहीं, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि v फंक्शन है वेरिएबल x में, और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव भी फंक्शन होता है, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यहाँ पर v क्या है, v फंक्शन है वेरिएबल x में, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं जी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर v, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी वी बाई डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स को हम यहाँ पर जी एक्स लेट किए हैं, तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन और इधर जी एक्स का इंटीग्रेशन, बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू जी एक्स डी एक्स होगा। अब ये सारा u का वैल्यू, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू एंड v का वैल्यू, ये सब वैल्यू हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह का होगा, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर u के प्लेस पे क्या रखेंगे, एफ एक्स इंटू v के प्लेस पे क्या रखेंगे, v के प्लेस पे रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, u को एफ एक्स एज्यूम किए थे, एफ एक्स रखे हैं, उसके बाद इंटू है v का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पर इसको डी यू बाई डी एक्स, इसको सिर्फ हम लिख सकते हैं सिंबल में एफ डैश एक्स, u इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स यही लिखना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल लिखे हैं, डी यू बाई डी एक्स को अब हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है, इनटू v यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और ये डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स और इक्वल्स टू में डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, इसको क्या एज्यूम किए हैं, जी एक्स इंटू यू को क्या एज्यूम किए हैं, एफ एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। तो हम देख सकते हैं ये फार्मूला आ चुका है, बस अब हम इसको LHS में लिखेंगे और ये दोनों को RHS में। तो अब हमारे पास फार्मूला है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, जो फर्स्ट फंक्शन है इसको बाहर करना है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल है, फिर इसके इनसाइड एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन जो बाहर में सबसे बाहर में इंटीग्रेशन है उसके लिए ये डी एक्स है, और ये डी एक्स है इस इंटीग्रेशन का। तो यही फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला इस चैप्टर में जो इंटीग्रेशन फाइंड करने का मेथड है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाएगा तो ये फार्मूला को यूज करेंगे, और इस फार्मूला को ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रल के फॉर्म में होगा, उसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में किया जाएगा।
एक पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं और दूसरा पार्ट यहाँ पर है, बीच में साइन क्या होगा माइनस, इसलिए ये फार्मूला ही कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सबसे मेन फार्मूला है। इसका डेरिवेशन था ये, इसका डेरिवेशन को भी आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से सीखना है। क्या पता कल के डेट में मतलब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ये एज ए क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहाँ पर जब तक आप इसको डिराइव करके मतलब ये फार्मूला कैसे डिराइव करके आया है, जब तक आप सीख नहीं लेते हो तो फिर हो सकता है वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक्स यूज करना होता है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन हम किसको एज्यूम करेंगे। जब तक ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इस दो फंक्शन में से किसे हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, तब तक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये इसका इंटीग्रेशन फाइनली नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होता है। ठीक ना, तो हम इसको अब सीखेंगे। तो अब जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ पर ये एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, उसके बाद माइनस साइन होता है दूसरा टर्म, फिर इंटीग्रेशन, ये मेन इंटीग्रेशन हो गया। और इस इंटीग्रेशन के अंडर जो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स जो पहली बार बाहर था, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव होगा इनटू इंटीग्रेशन अगेन सेकेंड फंक्शन जी एक्स का एंड डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले यह फार्मूला जब हम ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स बाहर है और ये एफ एक्स जो फंक्शन बाहर होता है फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन करने के दौरान, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह जो फार्मूला है इसमें एफ एक्स को ट्रीट किया गया है फर्स्ट फंक्शन के तौर पे और जी एक्स को ट्रीट किया गया है सेकेंड फंक्शन के तौर पे। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेने जा रहे हैं और दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली सेकेंड फंक्शन होगा। तो इस चॉइस को कंप्लीट करने के लिए एक खास टेक्निक है, वो टेक्निक यहाँ पर एक वर्ड से लिया गया है और ये 99% काम करता है। तो वह वर्ड इस फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले उस वर्ड को लिखते हैं आई एल ए टी ई। किसी किसी बुक में यह बताया गया है, किसी किसी बुक में यह नहीं भी बताया गया है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये एक टेक्निक है फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने का, फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने का, और ये 99% के केस में काम करता है जब यहाँ पर ये दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आई ये हो गया 1 नंबर पर, एल हो गया 2 नंबर पर, ए हो गया 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर में। मतलब टोटल हम 11 से लेकर 12 तक में टोटल 5 टाइप के फंक्शंस ही अब तक स्टडी किए हैं। और यहाँ पर इसी 5 में से कोई 2 फंक्शन जो डिस्टिंक्ट कैटेगरी के होंगे वो यहाँ पर आएंगे इंटीग्रेशन में। यहाँ पर 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, या तो 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है, या 1 5 हो सकता है, या 3 4 हो सकता है, या 2 5 हो सकता है। इसमें से कोई 2 फंक्शन ही यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स के वैल्यू के फॉर्म में दिखाई देगा। अब आईलेट में ये जो वर्ड है आईलेट, इसमें आई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आई रिप्रेजेंट करता है आई टी एफ। आई टी एफ का मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एल, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 2 या कोई कांस्टेंट आ गया तो वो भी अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में मतलब कैटेगरी में आता है। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, यस, साइन स्क्वायर एक्स, ये सब हो सकता है। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली हम ये 5 तरह के फंक्शन ही क्लास 11 से 12 तक के सिलेबस में स्टडी करते हैं, और इसी 5 में से कोई 2 का प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी यहाँ पर कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो वो नंबर 1 मतलब वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। जैसे इसको हम एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मान लेते हैं x इंटू टेन इनवर्स x। तो x यहाँ पर पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ये 2 नंबर है, और टेन इनवर्स x मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब ये ITF 1 नंबर है। तो ये 2 है और ये 1 है। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 पहले आता है, तो जो पहले आता है 1 2 3 4 5 में वही फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। तो 1 2 में 1 पहले आता है और 1 मतलब टेन इनवर्स x, ये पहला फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये fx का वैल्यू होगा, ऑटोमेटिकली ये gx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर साइन x इंटू ई की पावर x, साइन x इंटू ई की पावर x, तो साइन x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देख सकते हैं ये 4 नंबर, और e की पावर x हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये 5 नंबर। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहाँ पर ये 4 और 5 जब काउंटिंग करेंगे तो 4 पहले आता है, मतलब यहाँ पर जो 4 नंबर पे है साइन x यह पहला फंक्शन हो जाएगा, यह कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये ऑफ कोर्स ये सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यही टेक्निक्स है और यही हमें यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को x ले लेंगे और सेकंड फंक्शन को टेन इनवर्स x, तब फिर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे बट ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली हमें इस आइलेट के रूल को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर हम इस रूल के अगेंस्ट जाते हैं तो इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा, यह भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये वर्ड याद रखना है आइलेट, 1 2 3 4 5, इसमें ILATE ये किस किस कैटेगरी के फंक्शन को डिनोट करता है, ये सब यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। और ये 99% केसेस में काम आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, और एक नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स, x यहाँ पर और कॉस x, तो x यहाँ अलजेब्रिक हो गया और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक ILA ये 3 नंबर T, ठीक है, ILATE, तो ये हो गया x अलजेब्रिक, मतलब ये 3 नंबर पे है, और T ये 4 नंबर पे है। तो 3 और 4 में कौन पहले आता है? 3 पहले आता है, तो मतलब यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन कंसीडर किया जाएगा? x, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये fx के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इस इंटीग्रेशन के फार्मूला को अप्लाई करते हैं, fx बाहर होगा, तो यानी कि यहाँ पर x बाहर होगा इंटू gx, तो gx यहाँ पर cos x है, तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन माइनस फिर मेन इंटीग्रेशन का साइन, फिर इसके अंडर ब्रैकेट जो फर्स्ट फंक्शन fx है उसका डिफरेंशिएशन f डैश x, तो यहाँ पर fx कौन है? x है, तो यहाँ पर x डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx, तो gx फिर से यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन होगा, cos x का इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर dx लिखेंगे, तो ये dx इस मेन इंटीग्रेशन का साइन के लिए है और ये dx इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर x को x लिखेंगे और यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है, तो यहाँ पर c नहीं लिखते हैं, c सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ये c लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ भी c देंगे, यहाँ भी c देंगे, तो 2 टर्म हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब तक इसका भी c लगाएंगे और इसका भी c लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक c लगाना है। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x लिखेंगे, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर cos x का इंटीग्रेशन फिर लिखेंगे sin x, और c नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर मेन इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है।
अब हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रेशन का साइन है। अब जो इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखना है, जब तक हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रेशन का साइन नहीं बचेगा तब तक हम सी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर मतलब सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। अल्टीमेटली इसका सी n2x और यहाँ पर भी कुछ आएगा उस तरह का, वो कैंसिल हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x साइन x, फिर यहाँ पर साइन x इंटू 1 जो कि साइन x होगा, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x अब प्लस c, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर टोटली रिमूव हो चुका है। तो इंटीग्रल में अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रूल के अगेंस्ट जाएं, कहने का मतलब अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकेंड, तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। हम आपको इसको करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो आइलेट का हम रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको रूल के अगेंस्ट इंटीग्रेट करते हैं, डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन नहीं फाइंड हो पाएगा। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन cos x लेंगे, cos x फर्स्ट फंक्शन मतलब f(x) को रिप्रेजेंट करेगा तो ये बाहर हो जाएगा। फिर x dx, x का इंटीग्रेशन होगा। फिर मेन इंटीग्रेशन के अंडर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन होगा, n2 फिर से x का इंटीग्रेशन होगा, और ये dx इस मेन इंटीग्रेशन का dx को रिप्रेजेंट करता है। अब x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c लिखना नहीं है, n2 cos x का डैश मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और फिर यहाँ पर इस x का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 और ये dx। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पर ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, 2 भी बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 n2 cos x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 को बाहर कर देंगे तो 1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए जब हम रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो एक पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया है, बट दूसरा पार्ट में फिर से एक इंटीग्रल हमारे सामने है जिसमें अगेन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर से हमारे पास एक्सप्रेशन है। फिर अगर हम यहाँ से आइलेट के रूल्स को लगाएंगे तब ये आगे चल के इंटीग्रेट हो जाएगा। बट अगर हम यहीं पर आइलेट के रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका होता है। लेकिन अब चूंकि हमने रूल्स के अगेंस्ट काम किया है तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ पर फिर से आ गया है, और फिर अगर हम यहाँ पर आइलेट के रूल्स के अगेंस्ट यहाँ पर इंटीग्रेट को परफॉर्म करेंगे तो ये लगातार इसी तरह से फिर से एक इंटीग्रल आता चला जाएगा और ये फाइनली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आइलेट जो टेक्निक्स बताया गया है कि इसको फॉलो करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले कौन सा होगा इसको डिसाइड करना होता है, तभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा। अगर मतलब फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन का जो टेक्निक्स बताया गया है आइलेट वाला, अगर हम उसको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशन बीच में फंस सकता है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब ये फिर आगे बढ़ेंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं। रूल्स के अनुसार ही चलना है ताकि आसानी से तीन चार स्टेप में या वो मतलब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना है, प्रैक्टिस का काम है, इसको याद रखना है। या आइलेट हमेशा यूज़ करना है। दो फंक्शन यहाँ पर हमेशा दो डिफरेंट कैटेगरी से होंगे। जो हमने 5 कैटेगरी बताया है उसी में से कोई 2 कैटेगरी के फंक्शंस ही यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आइलेट को लगाकर आगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में एक से अधिक बार भी आइलेट मतलब एक से अधिक बार बाय पार्ट्स लगाना होता है। इसका एग्जांपल भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स
ILATE। तो एक्स स्क्वायर हो गया अलजेब्रिक, मतलब ये 3 नंबर पे है, और ये लॉगरिथमिक मतलब ये 2 नंबर पे है। तो 2 और 3 में log x, 2 पहले आता है तो ये log x फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। वैसे अगर हम इसको आइलेट को फॉलो नहीं करें तब भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया गया है तो हम उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो सकता है। जैसे log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं जानते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं कि x³/3 होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है उसको सेकेंड फंक्शन लेना है, और यहाँ पर यह काम भी कर रहा है। जैसे यहाँ पर x² 3 नंबर पे है और log x 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर फर्स्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली x² 3 नंबर होगा, और जानते हैं फार्मूला में यहाँ पर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। ये डिसाइड हो चुका है कि ये फर्स्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो log x को बाहर करेंगे और x² का इंटीग्रेशन माइनस, अब जो log x बाहर था अब उसका सेकेंड इंटीग्रल के अंडर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, मतलब log x होल डैश इनटू x² का इंटीग्रेशन यहाँ पर फिर से लिखना होगा x² dx, और एक dx यहाँ पर इस मेन इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर log x और x² का इंटीग्रेशन x³ होगा माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है इनटू x² का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन यहाँ पर x³ और dx, ये dx ये वाला dx होगा, c लिखना नहीं है। अब ये एक इंटीग्रेशन बचा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हम एक c लिखेंगे। ठीक है। तो इसको हम आगे लिख देते हैं x³ इंटू log x, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 3 को बाहर कर देते हैं तो 1/3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अब क्या होगा x² का, तो यहाँ पर x³ इंटू log x माइनस 1/3 और x² का इंटीग्रेशन x³3/3 अब प्लस c, एक इंटीग्रेशन अब कांस्टेंट यहाँ पर लगा देना है। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको आप 1/3 इंटू 3 मतलब ये 1/9 हो जाएगा, तो इसको आप कर लेना। ठीक है। तो हम आइलेट को यूज़ करके इसको देख सकते हैं अच्छे से ये इंटीग्रेट हो पाया है। ठीक है। हर हालत में फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन जहाँ तक हो सके संभव फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन यहाँ पर डिसाइड कर लेना है, तभी फार्मूला को अप्लाई करके आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है। अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है x² इंटू EX, तो x² इंटू EX, और इसमें अगर आइलेट लगाएंगे तो ये e एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये हो गया 5 नंबर पर, और ये x² अलजेब्रिक 3 नंबर पे हो गया, तो 3 और 5 अगर काउंटिंग करेंगे तो 3 पहले आता है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन हो जाएगा x²। ठीक है। तो यहाँ पर x² फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x का माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन लगाएंगे और मेन इंटीग्रेशन के इनसाइड x² जो फर्स्ट फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव होगा, x² फर्स्ट फंक्शन x² है, इसका डेरिवेटिव मतलब होल का डैश इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन, मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के सिंबल के अंडर करना है, और ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन के बीच प्रोडक्ट का साइन लगाना है। ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर dx, ये dx इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस इंटीग्रेशन के लिए मतलब लगाना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक dx यहाँ पर लिखेंगे, एक dx ये इस इंटीग्रेशन का है और ये dx यह मेन इंटीग्रेशन के सिंबल का है, ये सब मिस्टेक नहीं करना है। तो x² e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, और यहाँ पर ये ex का इंटीग्रेशन e⁻x और ये dx लगाएंगे। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फिर से x इंटू ex आ गया। तो हमने कहा था कि किसी किसी क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उसमें एक बार फिर से बाय पार्ट्स लगाना होता है, तो यहाँ पर हम फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे।
लेकिन यह कैसे हम कर सकते हैं कि फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे और यह सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं शुरू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का डिग्री 2 था, अब जो हमारे पास एक्स का डिग्री है वो 1 है, तो धीरे धीरे डिग्री घट रहा है। तो अल्टीमेटली अब जो इंटीग्रेट करेंगे उसमें एक्स का डिग्री रिमूव हो जाएगा और सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा और फिर हम आसानी से उसको इंटीग्रेट करके अल्टीमेटली फाइनल इंटीग्रल ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स लिखेंगे और ये 2 को बाहर करके यहाँ पर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से इस पार्ट में हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स -2, अब यहाँ पर x इंटू ई एक्स, ये ऑटोमेटिकली जानते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चूँकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर माइनस और 2 ये है, तो इसको यहाँ पर जब बाय पार्ट्स लगाएंगे इस पोर्शन के लिए, तो सारा काम ब्रैकेट के इनसाइड करना है। तो ब्रैकेट के इनसाइड अब करेंगे तो जानते हैं यह पहला फंक्शन x हो गया इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दूसरा बार यहाँ पर इस मेन इंटीग्रेशन के इनसाइड x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x डैश इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन और ये dx और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट हम यहाँ पर इसलिए बंद किए हैं कि यहाँ पर ये शुरू है और ये एक लास्ट ब्रैकेट यहाँ पर होगा, होल बाय पार्ट्स यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा -2 से, इसलिए यहाँ पर शुरू में और अंत में ब्रैकेट यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा और यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और ये डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये सिंगल मतलब सिंगल टर्म है इसमें, और यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू 1 ई की पावर एक्स होता है और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। तो अब ये इंटीग्रेट सीधा आसानी से हो जाएगा, अब इसमें बाय पार्ट्स लगाने का कोई मतलब काम ही नहीं करना होगा। तो फाइनल आंसर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू एक्स इंटू ई एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू ई एक्स, ये -2 इंटू +2 और यहाँ पर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो +2 इंटू ई की पावर एक्स और एक प्लस सी, जो कि फाइनल आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली इसका यह इंटीग्रेशन होगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान एक से अधिक बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना होता है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा है। अगर यही एक्स क्यूब होता है तो ये फर्दर यहाँ पर एक बार और बाय पार्ट्स लगाना होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका डिग्री अगर कम हो गया है तो फिर एक बार बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर एक बार डिग्री कम हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर लास्ट में सिंगल इंटीग्रल मतलब सिंगल फंक्शन का इंटीग्रल अल्टीमेटली बचेगा और फिर अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पावर बढ़ रहा है तब फिर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और आइलेट को लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ये बाय पार्ट्स लगाकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब हम सिलेबस में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आइलेट के अकॉर्डिंगली होगा और बाय पार्ट्स लगाने के बाद वो सॉल्व होना ही होगा, तो इसलिए आप आइलेट को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। किसी किसी क्वेश्चन में एक से अधिक बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है, बाय पार्ट्स लगाना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम लगता है बट ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर उसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर x इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, तो ये तो 1 नंबर हो गया। तो अब जब ये 1 नंबर हो ही गया तो फिर ये 2 नंबर होगा, मतलब हमें इसको बाहर रखना होगा। तो ये टेन इनवर्स एक्स ये बाहर हो गया, फर्स्ट फंक्शन है, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के अंडर फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू एक्स का इंटीग्रेशन और फिर ये dx। तो इस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x।
टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो एक्स का पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। और ये डी एक्स लगाते हैं, ये 2 को बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा तो ये 1/2 बाहर में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, यहाँ पर कुछ न कुछ टेक्निक्स जो अब तक के इंटीग्रेशंस के मेथड्स हमने आपको सिखाए हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक्स स्क्वायर में +1 है और यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में +1 ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये +1 -1 अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जा रहा है, बट हमारा यहाँ पर यह इंटीग्रेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मतलब फॉर्म है वो अब आसानी से एक फॉर्म में आएगा और क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर ये बाय ये 1 हो जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर +1 और -1 करना पड़ा है, ठीक है। तो इसको अब लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स 1/2, और यहाँ पर इसको 2 अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, या पहले इसको 2 टर्म में स्प्लिट कर देते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन नहीं होता है बल्कि dx का होता है, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ माइनस था माइनस हम लिखे हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम सबसे पहले एक फार्मूला, ये बाय पार्ट्स का हेल्प से एक बहुत ही काम का फार्मूला है जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस फार्मूला को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल या कह सकते हैं एक फार्मूला है जो बाय पार्ट्स के हेल्प से उसको डिराइव किया जाता है। तो एज ए क्वेश्चंस भी इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एज ए फार्मूला तो याद रखना ही है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह का है, बाहर में e⁻x है इंटू अंदर में एक फंक्शन है f(x) प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। बाहर में e⁻x इंटू f(x) प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो आंसर हो जाता है e⁻x इंटू f(x) प्लस c, ठीक है। याद रखना इस फार्मूला को, e⁻x हमेशा होना चाहिए बाहर में, और अंदर में 2 टर्म का सम होना चाहिए जिसमें एक फंक्शन होगा और प्लस दूसरा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है e⁻x इंटू f(x). इसको सबसे पहले डिराइव कर लेते हैं। तो सिंस e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx, तो इसको हम सबसे पहले 2 अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं। पहला इंटीग्रल हो जाएगा e⁻x इंटू f(x), इसका इंटीग्रेशन प्लस, चूँकि बीच में साइन प्लस है। दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x इंटू f'(x), e⁻x इंटू f'(x),
इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे और इस पार्ट को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको साथ में सिर्फ लिखते चले जाएंगे। तो e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर दो फंक्शन डिस्टिंक्ट मान के चलते हैं तो ILATE यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यह 5वां नंबर पे आएगा। तो ऑफकोर्स अगर ये दो डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ये 5 नंबर पे है, तो ऑफकोर्स ये 5 के पहले ही किसी एक 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर पे होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स बाहर था तो अभी हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, ये डी एक्स और माइनस नहीं, ये प्लस पहले से था, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय पार्ट्स, प्लस ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स ही लिखते हैं और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये सेम है, यहाँ पर e की पावर x है, ये e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स, ई की पावर x इंटू एफ डैश एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रल फाइनल है e की पावर x इंटू एफ एक्स। अब इंटीग्रेशन का साइन तो बचा नहीं, तो एक प्लस सी यहाँ पर आएगा, ये फार्मूला यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बहुत काम का फार्मूला है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी, और आपको शायद 4 नंबर का क्वेश्चंस जो आता है उसमें भी इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना है और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हम इसको इस फार्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ये अगर दिखेगा तो डायरेक्ट हमको लिखना है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमको इसको इस फॉर्म पे लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम e की पावर x को e की पावर x लिखेंगे, साइन x को साइन x लिखेंगे, लेकिन cos x को cos x नहीं लिखेंगे, cos x साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इस वजह से cos x को हम लिखेंगे साइन x होल डैश। तो अब इसको अगर इससे कंपेयर करें तो e की पावर x मैच हो चुका है। यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स है जो यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये साइन एक्स डैश का मतलब साइन एक्स डेरिवेटिव है। तो अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस फॉर्मूला को फॉलो करके डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखना है, ठीक है। इसके और क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आप उसको ध्यान से देखें और बाय पार्ट्स किस तरह से लगाना है, इसके लिए आप अपने जो आपको बुक्स प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो NCERT का बुक हो या कोई भी एडिशनल बुक है जो बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x, ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, तो अगर यहाँ पर 4x होगा तो यहाँ पर 2x होगा, और अगर यहाँ पर x होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर उस 2x का हाफ होगा, 2x है तो यहाँ पर 2x का हाफ x है, अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x का हाफ x बाई 2 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो इस फार्मूला से 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और एक फार्मूला और होता है साइन 2x का, साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
तो अगर यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन और कॉस दोनों के पास 2x का आधा x है। तो अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर दोनों के पास क्या हो जाएगा, x का हाफ, x/2। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको लिखते हैं इस तरह से ex इंटू, इसको स्प्लिट कर देते हैं 1/1 प्लस कॉस x प्लस साइन x/1 प्लस कॉस x। ex 1/1 प्लस कॉस x, इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। और साइन x को इस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बाय 1 प्लस कॉस x। 1 प्लस कॉस x का मतलब 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 कैंसिल, कॉस x/2 ये कैंसिल हो गया, तो e की पावर x 1/2, इसको 1/2 लिखते हैं और फिर नीचे कॉस स्क्वायर x/2, मतलब 1/2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2। और यहाँ पर साइन x/2 बाय कॉस x/2, ये क्या हो जाएगा tan x/2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ex और यहाँ पर tan x/2। तो tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से, tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले tan x/2 का x/2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का हो जाएगा 1/2। मतलब tan x/2 का चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x/2 इंटू हाफ, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर e की पावर x को e की पावर x लिखेंगे, tan x/2 को tan x/2 लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, tan x/2 को पहले लिख दिए हैं और इसको लिखेंगे 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। अब अगले स्टेज में हम 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, जो कि tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन होता है चेन रूल से, तो इसको tan x/2 का डेरिवेटिव लिखेंगे ताकि फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू tan x/2 अब प्लस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, इसको अब हम लिखेंगे tan x/2 का डेरिवेटिव, मतलब tan x/2 डैश। तो ये फार्मूला हो गया ex और ये फंक्शन और ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आंसर हो जाएगा ex इंटू tan x/2 प्लस c, ठीक है। तो किस तरह से फार्मूला को यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले इसको उस फार्मूला पे लाना होता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व क्वेश्चन में हो जाता है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला आना चाहिए। कौन फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला का आपको अच्छे से एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए। हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर एंट्री इंटीग्रेशन के अंडर हो जाता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का कमाल वहाँ पर आपको दिखाना ही होगा, या ट्रिग्नोमेट्री अपना कमाल वहाँ पर दिखाएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन है सिर्फ tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला अब तक हम बताए नहीं है, किसी बुक में दिया नहीं जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे बाय पार्ट्स से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब दिक्कत ये है कि बाय पार्ट्स से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटीग्रांड होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं। तो हम इसको कुछ लिख सकते हैं इस तरह से 1 इंटू tan इनवर्स x। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अब ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर 1 इंटू tan इनवर्स x, 1 इंटू tan इनवर्स x का मतलब x की पावर 0 इंटू tan इनवर्स x। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आइलेट हो गया, आइलेट से ये एक नंबर पे आ गया, और ये अलजेब्रिक, क्योंकि x की पावर 0 अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम 1 को अलजेब्रिक और ये आइलेट में आई फर्स्ट नंबर पे ही आता है, तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट नंबर मतलब ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। तो अब हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को बाहर लिखेंगे और 1 dx का मतलब dx माइनस अब tan इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू dx और फिर ये dx होगा, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x इंटू टेन इनवर्स x लिखेंगे और यहाँ पर x इंटू वन, ये क्या हो जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन को अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन हम अलग जगह निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। या हम देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है बट ऊपर में x है, तो हम बाय पार्ट्स नहीं लगाकर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 2x होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर में हाफ। ठीक है, तो बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बाय पार्ट्स लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है और ऊपर में x है, तो हम इसको 2 दे देंगे और ये 2 को मैनेज करने के लिए बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे क्या होगा, 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डैश। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू टेन इनवर्स x, 1/2 बाहर है और 2x को हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है, बताएं एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ऊपर में नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर में, तो इस फार्मूला से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब आराम से। x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो टेन इनवर्स x का यह इंटीग्रेशन होता है। एज ए फार्मूला आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा जाए एक तरह से तो 3 फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर में 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है और एक डिवीजन। तो अगर बाय पार्ट्स लगाना है तो इसको हमें 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर एक फंक्शन हो गया, इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब ये जो 3 फंक्शन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लग रहा था वह भी प्रोडक्ट और कोसेंट के फॉर्म में, तो इसको हम यहाँ पर 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें से ये अलजेब्रिक हो गया और ये तो आइलेट में आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट फंक्शन ही होगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स बाहर x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इनटू यही हो जाएगा यहाँ पर x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसको i लेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हमको निकालना होगा अलग जगह पर। तो लेट I1 x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के इनसाइड है उसका डेरिवेटिव -2x होता है और यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। तो सब्सटीट्यूशन से हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर t माइनस 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन इधर से dx आएगा और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पर हमको x dx चाहिए, तो यहाँ पर x dx माइनस 1/2 dt यह होगा। तो अब I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं तो यहाँ मतलब 1 होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये t है तो अंडर रूट t और x dx का मतलब -1/2 dt, तो -1/2 बाहर कर देते हैं। ठीक है, -1/2 बाहर कर देते हैं और यहाँ पर dt, नीचे रूट t, इसको ऊपर भेजेंगे तो t की पावर -12। ठीक है, तो -1/2 इंटू टी की पावर -1/2 dt। अब ये -1/2 इंटू टी की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हाफ होगा और ये -12 है। तो हम जानते हैं ये यहाँ पर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली -1 -12, तो -√t प्लस सी, और सी यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, सी लिखना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, सी हम फाइनल लिखेंगे। ठीक है, तो -t के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस I1 का वैल्यू, ये जो I1 का वैल्यू है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अब हम यहाँ पर
पुट कर देंगे इसके जगह पर, ठीक है। इसी का तो इंटीग्रेशन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ दोनों जगह हम ये रखेंगे। तो 9 आई कॉस इनवर्स एक्स इनटू इस पूरे का इंटीग्रेशन जो I1 का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आया है -√1 - एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है, और ये फिर से ये I1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इंटीग्रेशन -√1 - एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, और ये dx लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके एक से अधिक बार अच्छे से आगे पीछे करके इसको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन या इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको बुक में ज़रूर मिलेगा और ये बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हो गया -√1 - एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा सिर्फ dx, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर -1 - एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स और dx का x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन का अल्टीमेटली फाइनल आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में ज़रूर कई सारे मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पर देखना है किस तरह से सॉल्व किया गया है, ठीक है। बाकी हम इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे मेथड है, तो ये सब अगले लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन आंसर मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसको अगले मेथड किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बट सिर्फ हम बाय पार्ट्स लगाकर इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर e की जो पावर है x3 वह e की पावर x नहीं है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बट e की पावर x³ का इंटीग्रेशन ये कोई फार्मूला इसका डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है, और 3x² में 3 को अगर हम गोली मार दें तो x² दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट करेंगे x की पावर 3t, तो यहाँ पर 3x² dx ये dt हो जाएगा, बट हमें x² dx चाहिए, तो यहाँ पर x² dx 1/3 dt होगा। तो अब हमारा इंटीग्रल यहाँ पर e की पावर x³ इसको हमने t एज्यूम किया है, और x² dx इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 dt, 1/3 e की पावर t dt। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाना ही नहीं पड़ रहा है, e की पावर t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे e की पावर t प्लस सी, 1/3 इंटू e की पावर t को रिप्लेस कर देते हैं x³ से प्लस सी, इसका यह फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में बाय पार्ट्स जो इंटीग्रेशन का मेथड का कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर बताया है आप उसे बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर लेक्चर्स अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो इस चैनल पर आपके लिए सिर्फ और आपके लिए लाएं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे लेक्चर्स में किसी भी तरह की कोई भी कमियां नज़र आती है, कोई भी किसी भी तरह की मतलब खामियां नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम इन सारे कमियों को दूर करके एक बेहतरीन लेक्चर आपके लिए लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।